BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क डे 19 और आज का हमारा टॉपिक है मिसलेनियस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट डैश एक्सीड ऑफ इट्स टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इन दैट फाइनेंशियल ईयर। बायबैक ऑफ शेयर का क्या मतलब होता है, या बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू की है, फिर कंपनी क्या कर ली, उसी जो शेयर उसने इशू किया उसको वापस से खरीद लेती है, उसे कहते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो जब कंपनी इक्विटी शेयर का बायबैक करती है तो टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का कितना परसेंट से अधिक बायबैक नहीं किया जा सकता है। तो ये बाय लॉ याद रखो 25%, यानी द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर एनी फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट 25% एक्सीड ऑफ इट्स टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इन दैट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर कंपनी इक्विटी शेयर का बायबैक कर रही है तो टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो गया सी। सेकेंड है इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर जो इशू होता है वो दो तरीके से इशू कर सकते हैं, या दो तरीके से इशू होता है। एक होता है फॉर कैश और एक होता है अदर देन कैश। यानी कि एक में क्या होता है आपका कि शेयर इशू करो पैसा मिला, और एक में क्या होता है कि शेयर आप इशू करो लेकिन अदर देन कैश है। तो जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पे, तो उस शेयर को क्या कहते हैं, स्वेट इक्विटी कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्वेट इक्विटी। राइट इशू का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देती है कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, आप मेरा शेयर, या हम जो शेयर इशू कर रहे हैं आप शेयर को खरीद सकते हो। पहला राइट होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का, उसके बाद ही बाहर वाले अपना खरीद सकते हैं, पब्लिक खरीद सकती है। तो राइट इशू जब भी कंपनी इशू करेगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देती है कि हम कंपनी है, हम अपना शेयर इशू कर रहे हैं, आप शेयर को खरीद सकते हो। न्यू इशू का मतलब आईपीओ सुने होंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब पहली बार कंपनी शेयर इशू करे उसे कहते हैं न्यू इशू। अब बोनस इशू सुने होंगे, जैसे कि मतलब एक के बदले दो शेयर ले लो। जैसे मान लो कभी कभी कंपनी डिविडेंड न देकर क्या डिसाइड करती है कि शेयर होल्डर को बोनस इशू कर दिया जाए। मतलब कि अगर उसके पास 1000 शेयर है तो हम बोलेंगे कि आप डिविडेंड मत लो, हम यही 1000 शेयर आपका क्या कर देंगे, 2000 शेयर कर देते हैं। यानी 1:2 हो गया। एक शेयर आपका था, अब आपका क्या हो गया, डबल शेयर हो गया कंपनी में। बस आप हमसे डिविडेंड इस साल मत लो, तो उसको कहते हैं बोनस इशू। लेकिन जब कंपनी इक्विटी इशू करती है एम्प्लॉय डायरेक्टर को डिस्काउंट पे, उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी। आंसर याद रखो 2 का सी। 3 है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 40 पर शेयर। कितना शेयर है, 20,000 शेयर है 100 के रेट से। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बकाया हो गया। बकाया को क्या कहते हैं हम लोग, कॉल सीनेरियर। आप लोग पढ़े हो गए 12th क्लास में, या बीकॉम पार्ट 2 में भी है। तो कॉल सीनेरियर कितना हो जाएगा आपका, तो 40 रुपीज़। तो कितना शेयर है, 20,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 40, यानी कि 8 लाख रुपये जो है वो आपका क्या हो गया, बकाया हो गया। इसलिए तो कंपनी ने डिसाइड किया कि उसके शेयर को क्या कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। वो पेड कितना कर चुका है वो, तो 40 बकाया है तो 60 रुपये पेड कर चुका होगा। तो 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹60 पेड कर चुका है, यानी कि 12 लाख उसने शेयर पेड कर चुका है। यानी कि 40 रुपये पर शेयर बकाया है तो 60 रुपये पर शेयर वो पेड कर चुका है, यानी कि टोटल 12 लाख। तो इसी 12 लाख जो पहले वो पेड कर चुका है, क्या करती है कंपनी, फॉरफिट कर लेती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दिस शेयर्स कैन बी री इशूड विल बी। जब यही फॉरफिटेड किया हुआ शेयर को जब री इशू किया जाएगा तो मैक्सिमम कितना तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं, तो जितना आपने फॉरफिट किया है उतना तक आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो जब फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते हो। तो आंसर हो गया बी, 3 का बी। 4 नंबर है Which type of debenture that do not have any feature of conversion and are payable on maturity। मतलब वह डिवेंचर जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है और मैच्योर होने पर ही उसको पेमेंट किया जाएगा। कौन सा होगा ऑप्शन,
ऑप्शन ए है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर नहीं डिवेंचर पूछ रहा है आपसे। फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब होता है वह डिवेंचर जिसको हम किसी दूसरे सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो लिखा है डू नॉट हैव एनी फीचर ऑफ कन्वर्जन, तो ये भी नहीं होगा। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हो जाएगा, क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब होता है वह डिवेंचर जिसको हम दूसरे सिक्योरिटीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हो गया आपका सी। पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब कि पूरा नहीं, कुछ डिवेंचर को अदर सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है कि कोई भी कन्वर्जन का फीचर डिवेंचर में ना हो, यानी कि वो डिवेंचर अदर सिक्योरिटीज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उस डिवेंचर को कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। आंसर सी। 5 नंबर क्या है? द कंपनी इशूड 5000 12% डिस्काउंट ऑफ 100 each at a discount of 10% and repayable at a 10% प्रीमियम, यानी कि इशू किया गया डिस्काउंट पे, इशू किया गया डिस्काउंट पे और रिडीम्ड जो होगा वो होगा आपका प्रीमियम पे, यानी कि जब लौटाएंगे तो प्रीमियम पे देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड एट अ सोर्स ऑफ 10% पर एनम। तो टैक्स का रेट है 10% पर एनम, तो आपको निकालने हैं टैक्स, यानी कि टैक्स निकालने यानी कि टीडीएस निकालने हैं। तो टीडीएस किस पे निकलेगा? इनकम पे। इनकम यहाँ पे क्या है? तो इंटरेस्ट निकालोगे ना। तो देखो 5 पहले डिवेंचर का अमाउंट निकालो, 5000 डिवेंचर है और 100 का रेट है, तो कितना हो गया आपका 5 लाख। और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 12% है, तो 5 लाख का 12% इंटरेस्ट, यानी कि 60,000 आपका इंटरेस्ट जो है वो पर ईयर होगा। और ये जो टैक्स का अमाउंट जो दिया है 10% पर एनम, यानी कि टीडीएस इस पर कितना कटेगा? तो 60,000 का 10% कितना हो गया आपका 6000। तो एक साल का आपका 6000 हो गया। अगर 6 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 3-3 हज़ार करके 2 बार, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टैक्स फॉर अ ईयर, पूरे एक साल का निकालना है। तो इंटरेस्ट आपका 60,000 हुआ, उस पर टीडीएस कितना कटेगा? तो टैक्स का अमाउंट है 10%, तो 10%, तो 6000 आंसर हो जाएगा 5 का। 6 द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि अगर कंपनी का कोई मेंबर का डेथ हो जाए या कंपनी का कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, लेकिन इससे कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहती है, कंपनी कंटिन्यू रहती है। इसी नेचर को, इसी फीचर को हम लोग कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। अनइंटरप्टेड बिजनेस इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूअस लॉस, लॉस की बात ही नहीं है। रेसिस्टेंस टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, बिल्कुल नहीं। In the annual general meeting of the company, the resistance to the resolution passed for winding up for company, ये भी नहीं। Uninterrupted existence of the company is not affected by death or insolvency of any members of the company, यही आपका कंपनी का जो फीचर है परपेचुअल सक्सेशन कहलाता है। क्योंकि कंपनी में इतने सारे मेंबर्स होते हैं कि अगर कोई मेंबर का डेथ हो जाए, कोई मेंबर पागल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंसर डी हो गया 6 का। 7 नंबर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का 3 डॉक्यूमेंट्स आप लोग याद रखो जो मेन रूप से होता है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। तो ये सब थ्योरी क्वेश्चन है। 7 का डी, चार्टर ऑफ द कंपनी। इंटरनल यूजर, ये सब ने गाइडलाइन। चार्टर, इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर होता है, चार्टर कहलाता है। 7 का डी। 8 नंबर है द लिक्विडेटर आफ्टर रियलाइजिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये आप लोग पढ़े होंगे बीकॉम पार्ट 2 में, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, उसका ये क्वेश्चन है। जब लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते थे तो उसमें एसेट्स रियलाइज करने के बाद पेमेंट करते थे, तो सबसे पहले क्या पेमेंट करते थे? एक्सपेंस या कॉस्ट। उसके बाद लिक्विडेटर का रेमुनरेशन चुकाया जाता था। कुछ और आपका जैसे वर्कमैन कंपनसेशन ले लो, वो भी अगर है तो वो भी चुकाएंगे। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिवेंचर, ये सब चुकाया जाता था। और
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को चुकाने के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को चुकाया जाता था, उसके बाद फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुकाया जाता था, और डिविडेंड है तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड बनता है वो भी दिया जाता था। सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को चुकाया जाता था। तो ये आपका स्टेप है, जब कंपनी का वाइंड अप होता है, कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो कंपनी कैसे सेटल करती है। तो पहले तो रिसिप्ट कर लेगी जितना भी कंपनी को रिसिप्ट करना है, जितना भी रियलाइज़ करना है, और उसके बाद कंपनी सीरियल नंबर से पेमेंट करती है। ये आपको याद रखना होगा। सबसे पहले रेमुनरेशन का में जो भी खर्चा होता है, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन, या ये आपका कह सकते हो रियलाइजेशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, फिर उसके बाद लिक्विडेटर का रेमुनरेशन चुकाया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो भी चुकाएंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर डिवेंचर चुकाया जाता है, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर चुकाया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर चुकाया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड, और सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ देखो, इसको करो अरेंज। लीगल चार्ज वही एक्सपेंस है, ये पहला नंबर पे हो गया। लिक्विडेटर रेमुनरेशन ये दूसरा नंबर पे चुकाएंगे। वर्कमैन्स ड्यू तीसरा नंबर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर चौथा नंबर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पांचवा नंबर। यानी ABCD सीरियल नंबर से दिया ही हुआ है। आंसर सी हो गया। तो 8 का सी। 9 नंबर है तुम्हारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो ध्यान से, जैसे H लिमिटेड है, एक्वायर्ड S लिमिटेड, तो H लिमिटेड जो एक्वायर करने वाली है ये होल्डिंग कंपनी हो गया, और S लिमिटेड जो है ये सब्सिडरी कंपनी। और ये सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में तभी रहती है जब उसका 51% से अधिक शेयर, या 51% से अधिक शेयर एक्वायर कर ले, हाफ से अधिक। तो यहाँ पे है कि सब्सिडरी कंपनी का मतलब कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बिल्कुल सही, जिसमें होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट 2 है, सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि आपका डी। 10 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज कैन नॉट बी ए स्मॉल कंपनी। इनमें से कौन सा स्मॉल कंपनी नहीं है। होल्डिंग कंपनी एक कभी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता है। कैन नॉट बी ए स्मॉल कंपनी, देखो 1% कंपनी इसका आंसर हो जाएगा। ए होल्डिंग कंपनी और ए सब्सिडरी कंपनी या आप स्मॉल कंपनी हो सकता है। ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ये भी आपका स्मॉल कंपनी हो सकता है। ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट ये भी आपका स्मॉल कंपनी हो सकता है। तो ये तीनों यस यस। लेकिन 1% कंपनी आपका स्मॉल कंपनी 1% कंपनी जो है कैन नॉट बी ए स्मॉल कंपनी। आंसर हो गया आपका इसमें से कौन सा, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज कैन नॉट बी ए स्मॉल कंपनी, कौन सा स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी आपका स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता है। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ये भी आपका स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता है। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट ये भी आपका स्मॉल कंपनी, लेकिन हाँ ये 1% कंपनी आपका स्मॉल कंपनी हो सकता है। तो पूछ रहा है कौन नहीं हो सकता है, ये तीनों ABC जो है ये स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता है। आंसर बी हो गया। होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी या स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता है। जो कंपनी सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड हो वो भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता है। और वह कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्नड हो, स्पेशल एक्ट के द्वारा संचालित होता हो, वो भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। लेकिन 1% कंपनी जो है 1% कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी। तो कंपनी अकाउंट पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, तो कौन नहीं हो सकता है, ABC। आंसर बी हो गया। 11, फॉलोइंग इज द राइट ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। ऑडिटर किसको कहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। तो इनमें से कंपनी ऑडिटर का राइट कौन है, राइट टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, नहीं। कंपनी ऑडिटर का राइट नहीं है कि बोर्ड मीटिंग अटेंड कर ले, वो डायरेक्टर्स का काम है। राइट टू गेट डिविडेंड, डिविडेंड आपका ऐसा नहीं है कि ऑडिट करेगा तो उसको डिविडेंड मिलेगा। ऑडिटर को रेमुनरेशन मिलता है, उसका जो ऑडिट चार्ज होता है वो मिलता है। डिविडेंड के लिए शेयर खरीदना पड़ेगा।
राइट टू रिमूव डायरेक्टर, ये तो बिल्कुल नहीं, नॉनसेंस ये स्टेटमेंट है। डायरेक्टर को रिमूव करने का राइट ऑडिटर का नहीं होता है, लेकिन राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ये बिल्कुल सही है। जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है तो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, एक्सप्लेनेशन का राइट रखता है, तो आंसर सी हो गया आपका। तो 11 का आंसर सी। ये था हमारा BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क डे 19 का आपका एक लेक्चर। डे टोटल आपका 19 लेक्चर हो गए हैं। आप लोग अच्छे से देखो, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, क्रैक कर लो इस बार एग्ज़ाम, नौकरी ले ही लो। तो ये था हमारा। आप लोग तैयारी करो तो क्या करो, ये तो आपका एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग जैसे ये कंपनी ऑडिटर है, ये बीकॉम पार्ट 1 ऑडिटिंग के बुक में मिल जाएगा, तो कंपनी ऑडिटर पढ़ लो वहाँ से। एक है आपका कंपनी की बात हो रही है तो कंपनी के टाइप में पढ़ सकते हो। सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी क्या है उसका डिटेल पढ़ सकते हो। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये आपका हो गया होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी। उसके बाद आपका लिक्विडेशन थोड़ा देख लो, ये बीकॉम पार्ट 2 का है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये तो तुमको लगता है क्लास 12 के अकाउंट्स के बुक में मिल जाएगा। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये भी आपका क्लास 12 अकाउंट्स के बुक में है। ये भी आपका डिवेंचर जो है क्लास 12 अकाउंट्स का बुक, और ये भी क्लास 12 अकाउंट्स का बुक, क्लास 12 अकाउंट्स का बुक, क्लास 12 अकाउंट्स का बुक। बायबैक जो है ये आप लोग याद रखो कि बायबैक ऑफ इक्विटी, ये आपका बीकॉम पार्ट 2 में शेयर में है आपका एक चैप्टर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, कि कंपनी इक्विटी शेयर का बायबैक करती है। पर ध्यान रखना चाहिए कि टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का 25% से अधिक बायबैक नहीं होना चाहिए। तो चलो हम बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।